तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्राकृतिक खेती अपनाएं, कम खर्च में अच्छी आय कमाएं। प्याज की फसल में जरूरी कार्यों को करके लें अधिक पैदावार। आज किसान फसलों से अधिक पैदावार लेने के लिए अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में लगातार मृदा खराब हो रही है और किसानों की फसल उत्पादन में लागत भी बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करें? क्या है इस समस्या का समाधान? जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं और फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक पैदावार भी ले सकते हैं। तो आप किस प्रकार से अपनाएं प्राकृतिक खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरणा के विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह। आज प्राकृतिक खेती का महत्व ये है किसान बंधुओं कि जो अपने घर पर संसाधन है उसको हम अपने घर पर बना करके अपने खेती में उपयोग करें। कोई बाहर का आदान हम उपयोग न करें। प्राकृतिक खेती में भारत सरकार का भी खूब रुझान है। किसान बंधुओं, भारत सरकार भी चाहती है कि किसान अपने घर पर संसाधन तैयार करे। प्राकृतिक खेती पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है, जिसमें प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग न करते हुए रसायन मुक्त फल सब्जियां तैयार की जाती है। तो आप कैसे करें प्राकृतिक खेती, आइए जानते हैं। प्राकृतिक खेती में 5 आदान उपयोग में किए जा सकते हैं। जिस तरह से पहला है किसान बंधुओं अपना जो है ना बीजामृत, दूसरा अपना है जीवामृत, तीसरा अपना जो है घन जीवामृत, चौथा अपना आच्छादन और 5वां अपना है अपना जो है ना वापसा। ये अपन 5 आदान प्राकृतिक खेती में उपयोग में अपन ला सकते हैं किसान बंधुओं। इसमें जिस तरह से अधिकतर जो ये 5 आदान हैं ये अपने घर पर ही अपने उपलब्ध हैं किसान बंधुओं। इसको बस अपने को थोड़ा वैज्ञानिक रूप देना है, थोड़ा जागरूकता के साथ इसका उपयोग करना है, जिससे हमारी जमीन का स्वास्थ्य लंबे समय तक बना रहे, हमको स्वस्थ जो है ना भोजन मिले, हमारी फसलों में हमारी लागत जो है ना कम हो। अपनी लागत को कम करने के लिए इन संसाधनों का हम उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से बीजामृत आपको केवल चूना और
ये आपके गाय का गोमूत्र आपको उपयोग में करना है, उसी तो उपयोग में लेना है, 48 घंटे में आपका तैयार हो जाएगा। उसी तरह से आपका जीवामृत है किसान बंधुओं, जीवामृत में आपको 200 लीटर का एक जो है ना ड्रम लेना है, उसमें आपको 180 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें आप 10 किलो गाय का देसी गाय का गोबर ले लीजिए, 10 किलो देसी गाय का गोमूत्र ले लीजिए, 2 किलो आप जो है ना किसी भी दलहनी फसल का आप बेसन ले लीजिए, 2 किलो गुड़ ले लीजिए, आधा से 1 किलो आप बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी, इनको सबको आप जो है ना 180 लीटर में मिक्स करके और इनको जो है ना 2 से 3 दिन तक आप इसके जो है ना सेकिंग कर दीजिए। आप इसको किसी डंडे के सहारे से आप मिला दीजिए सुबह शाम। ये 72 घंटे में आपका जीवामृत किसान बंधुओं आपका तैयार हो गया। तो ये सारा मिल करके असंख्य करोड़ों की संख्या में उसमें हमारे लाभदायक जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। उसको आप किसान बंधुओं क्या कीजिए कि अपने जमीन में आप यदि आप जो है ना पानी जो है ना धोरा के माध्यम से चलाते हैं तो आप उसमें जो है पानी के साथ जो है नाली में आप थोड़ा थोड़ा खोल दीजिए, वो पानी के साथ पूरे आपके जमीन में चला जाएगा। यदि आप ड्रिप के माध्यम से जमीन में जो है आप उसको चलाते हैं तो ड्रिप के माध्यम से, वेंचुरी के माध्यम से आप चढ़ा दीजिए। उसको आप किसी भी माध्यम से आप जो है ना उसको अपने जमीन में देंगे तो अपने जमीन में जीवांश की मात्रा बढ़ेगी किसान बंधुओं, अपने जमीन में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, जो अपने जमीन का जीवन है किसान बंधुओं, जो अपने जमीन का आत्मा है। ये जैविक कार्बन जो सभी फसलों को पोषण उपलब्ध कराता है। इसी तरह से आपका आच्छादन हुआ, आप जो है ना फसल आपकी खड़ी है और आपके फसलों में आपके घर पर फसलों का अवशेष है, उससे आप ढक दीजिए। ढक जब देंगे तो जब सिंचाई करेंगे तो नमी आपकी लंबे समय तक बनी रहेगी, वाष्पोत्सर्जन आपके पानी का कम होगा। तो इस तरह से आपके फसल में जब लंबे समय तक नमी बनी रहेगी तो आपकी फसल जो है ना अच्छी चलेगी। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, कृषि में लागत कम आती है और किसानों को गुणवत्ता युक्त उपज मिलती है, जिसकी बाजार में अधिक डिमांड रहने से किसानों को अपनी उपज का अधिक बाजार भाव भी मिलता है। इस तरह से ये सब आदानों का आप उपयोग करके किसान बंधुओं अपनी लागत को आप जो है ना कम कर सकते हैं, बाजार पर निर्भरता आपकी कम हो सकती है और आप अच्छा जो है ना मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने 40 करोड़ की लागत से बनने वाले गोडियादरा एनीकट का शिलान्यास किया। दौसा के दौरे पर रहे प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि इस वक्त राजस्थान में पीएम वर्सेस सीएम है और जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में फैसला करेगी। साथ ही मीणा ने महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। कोटा के रंगबाड़ी इलाके में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बाइक पर सवार होकर आए बदमाश, आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कोटा में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए कोटा में बने स्टॉपेज बूंदी, केशवरायपाटन, दिगोद और रामगंज मंडी पर 6 महीने के लिए प्रायोगिक तौर पर तकरीबन 6 जोड़ी ट्रेनों के लिए स्टॉपेज बनाया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग के चलते 12 अक्टूबर को 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेन आंशिक रद्द होने के साथ ही रीशेड्यूल किए जाएंगे। रेलवे की जानकारी के अनुसार 1 दर्जन ट्रेन 12 अक्टूबर को रद्द रहेंगी। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
किसान भाइयों, जैसा कि प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं और जिन किसानों ने प्याज की फसल लगा रखी है, उन किसानों ने प्याज की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ खास प्रबंधनों जैसे पोषक तत्वों का प्रयोग, खरपतवार का नियंत्रण और पौध सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। तो आप प्याज की फसल में इन सभी कार्यों को कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय कुमार सिंह। भाई प्याज लगा चुके हैं तो उनको जो है शुरू दिसंबर या लास्ट नवंबर में तैयार हो जाएगा, तो उनको बाजार मूल्य भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। अब बात रही इसमें प्रबंधन की, तो इसमें घास बहुत परेशान करता है, तो 20-25 दिन के बाद जो है आप फिर एक निकाई गुड़ाई करें। खरपतवारों की रोकथाम के लिए प्रोपेकेब्जाफॉप 5% के साथ ऑक्सीफ्लोफिन 12% की 250 से 350 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से प्याज रोपाई के 25 से 30 दिनों के बाद प्रयोग कर सकते हैं, ताकि फसल में उगने वाले खरपतवारों का रोकथाम हो सके और फसल की पैदावार बढ़ सके। वैसे तो जितना हो सके खरपतवार की रोकथाम हाथों द्वारा निराई गुड़ाई करके ही करें। और निकाय गुड़ाई करने के बाद पहले तो आप प्याज लगाने के पहले जो है आप यूरिया हुआ, सिंगल सुपर फास्फेट हुआ, म्यूरेट ऑफ पोटास हुआ, ये सब दे चुके होंगे। तो 15-20 दिन के बाद हम उसमें निकाय गुड़ाई करके यूरिया जो 130 किलो बचा हुआ है उसको 2 किस्त में डालें। पहला 15-20 दिन के बाद मेरा निकाय गुड़ाई हो जाए तो उस समय डालें। तो जब 60 दिन के बाद जब उसमें निकाय गुड़ाई करेंगे तो 65 किलो यूरिया यानी कि 2.5 एकड़ में निकाय गुड़ाई के बाद डाल के उसमें छींट देना है। यूरिया छींटने के समय ध्यान यह रखना है कि खेत में भरपूर नमी हो। अब है इसमें जहाँ तक सिंचाई की बात है, तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि यह खरीफ मौसम का प्याज है, तो बरसात में इसमें सिंचाई निर्भर करता है कि बारिश का क्या स्थिति है। अगर बारिश लंबा समय से नहीं हो रहा है, बहुत लंबा समय से बारिश पड़ ही नहीं रहा है, तो उस स्थिति में हमको सिंचाई करनी पड़ेगी। जैसे ही देखेंगे कि खेत थोड़ा उजला टाइप का हो रहा है तो हम समझ जाएं कि अब इसमें सिंचाई बहुत ज़रूरी है। और बीमारी और रोग से उसको बचाना है। तो बीमारी में उसमें 2 तरह का एक बीमारी लगता है, एक लगता है आपका पर्पल ब्लॉच, एक लगता है स्टेमफिलियम ब्लाइट। तो ये दोनों बीमारी में क्या होता है कि पत्ता पर गोल लंबा ऐसा धब्बा बनता है, शुरू में व्हाइटिश रहता है, धीरे धीरे यह ब्राउन कलर का पूरा पत्ता में ही लग जाता है और पौधा सूख जाता है। प्याज का श्यामवर्ण यानी काला धब्बा रोग। खरीफ के मौसम में इस रोग का प्रकोप मुख्य रूप से होता है। काला धब्बा रोग के प्रारंभिक लक्षणों में पत्तियों के बाहरी भाग पर जमीन से सटे भाग में राख के रंग के चकते बन जाते हैं, जिसकी उग्रता होने पर ये पत्तियों पर फैल जाते हैं और बाद में काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ये उहार गोलाकार होते हैं। रोग से प्रभावित पत्तियां मुरझा के मुड़ जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। साथ ही खेत में जल निकासी की सही व्यवस्था करें। बीमारी में जैसे बताए आपको कि जो पर्पल ब्लॉच लगता है, स्टेमफिलियम ब्लाइट लगता है, तो इसको बचाव के लिए क्या है कि कोई भी फंगिसाइड जैसे बोलते हैं कार्बेंडाजिम बोलते हैं, मैनकोजेब हुआ जो डाइथेनियम 45 के नाम से बाजार में आता है, तो इसका भी 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में डालकर आपको स्प्रे करना है। थ्रिप्स कीट ये एक छोटे आकार का कीट होता है जिसके शिशु और प्रौढ़ दोनों ही पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। ये कीट शुरुआती अवस्था में हल्के पीले रंग का होता है जो बाद में भूरे काले रंग का हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए खेत में पीले और नीले रंग के चिपचिपे प्रपंच लगाएं। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। रुपाई के बाद फसल पर डाइमिथोएट या इमिडोक्लोरप्रिड दवा का 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें।
स्प्रे करने में ध्यान यही रखना है। तो इसके लिए बाज़ार में स्टिकर आता है, तो उस दवा का स्टिकर का आधा ml 1 लीटर घोल में डाल के स्प्रे करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि पत्तियों पर दवा ज़्यादा टिकेगा, जिससे हमको वांछित फायदा मिलेगा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। कोटा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केशवरायपुरा में 67वीं जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जेके पवेलियन, नयापुरा स्टेडियम और बाल विद्यालय में किया गया। राजसमंद में कुंभलगढ़ की ऐतिहासिक हमीरपाल झील में तकरीबन 10,000 आदिवासी महिलाओं और पुरुषों ने जयकारों के साथ मां गोरजिया गवरी का विसर्जन किया। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास, सीएम गहलोत का बड़ा बयान, कहा बिहार की तरह राजस्थान में भी कराएंगे जातीय जनगणना। चुनाव से पहले प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 53 आरएएस और 1 आईएएस का तबादला, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। करौली के सपोटरा में अधेड़ की हत्या से हड़कंप, खावदा गांव में देर रात 50 साल के अधेड़ की हत्या, मामले की जांच में जुटी सपोटरा थाना पुलिस। एशियन गेम्स में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 25 गोल्ड के साथ भारत का मेडल तालिका में शतक, 100 मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति। अपने प्रदेश में इन दिनों सिंचाई जल की कमी होती जा रही है, इसलिए पशुपालन पर काफी जोर दिया जा रहा है। ऐसे में किसानों के लिए जरूरी हो जाता है कि पशुओं के आहार के लिए कम पानी में उगने वाले चारे की फसलें उगाई जाए, जिसमें नेपियर घास एक अच्छा विकल्प है। तो आप साल भर हरे चारे के लिए नेपियर घास की खेती कैसे करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ भागवत प्रसाद से। नेपियर घास एक बहुवर्षीय घास है जो कि आपको एक बार लगाना है और 5 से 7 साल तक आपको लगातार हरा चारा पाना है। तो ये एक बहुत कम लागत में अच्छी उपज और अच्छा जो आपको आउटपुट मिलने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे किसान भाई अपने एक अतिरिक्त आय का भी साधन इसको बना सकते हैं। और इसकी जो वैरायटियाँ हैं, इसमें जो एक 3 है, मार्कर है, फ्रेंच है, युगांडा है, कोलोन 3 है, इस तरह से इसकी अनेक प्रजातियाँ आती हैं। और इसको जो लगाने हैं कम से कम 3 से 4 महीने जो शूट है 3 से 4 महीने कम से कम हों और कम से कम यह 10 से 12 महीने पुराना ना भी हो। ये है इसका जो कलम शूट है, हाँ 4-5 महीने का ही होना चाहिए, बाकी ज़्यादा पुराना ना हो। किसान भाइयों, अभी आपने नेपियर घास का अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि का चयन और तैयारी तथा उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के बारे में। इसका जो लगाने का तरीका है सिंपल, ये एक वेजिटेटिव पार्ट में भी लगता है, एक रूट स्लिप में भी लगता है। रूट स्लिप बहुत बहुआत में अच्छा से इसको लगाया जा सकता है। नेपियर घास लगाने के लिए आपको पहली जो प्रमुख चीज़ आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि ज़मीन, इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने यहाँ ये किसी भी या फिर कहीं भी किसी भी प्रकार की मृदा में ये आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए का जो pH मान है 6 से 7 के बीच में रहे। साथ ही इसको जो ज़मीन की तैयारी है ना, भूमि प्रिपरेशन,
जो भूमि प्रिपरेशन है कम से कम इसको 2-3 बार उस अच्छी से जुताई कर दें, मिट्टी को थोड़ा पलटनी जैसा वो करके बढ़िया भुरभुरा हो जाए, तो इस तरह से इसको ज़मीन को तैयार कर लें। देखिए किसान भाइयों, इसमें यदि इस नेपियर घास के प्रोडक्शन में, इसके उत्पादन में यदि खाद उर्वरक की बात करें तो अपना को NPK है 50-20-20 की मात्रा में इसको लेना है। नाइट्रोजन 50 किलो और अपना फास्फोरस पोटाश जो है 20-20 kg उसमें बेसल डोज में लेना है। किसान भाइयों, इनमें से फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा और नत्रजन की आधी मात्रा को रुपाई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग नेपियर घास की कटाई के बाद करने पर हरे चारे का अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। यदि और इसका लगाने का जो रूट स्लिप है, ये 1-1 फीट की रूट स्लिप काट लें, जिसमें से कि एक रूट स्लिप जमीन के अंदर गड़ी रहे, एक गांठ कम से कम जमीन के अंदर हो और एक गांठ ऊपर हो, और उसका 1 मीटर मान लीजिए, 1-1 मीटर के अंतराल में पौधे से पौधे की दूरी 1-1 मीटर में आप इसको लगाएं। लाइन से लाइन भी 1 मीटर और अपने पौधे से पौधे जी, क्योंकि स्प्राउटिंग बहुत अधिक होता है, तो इसके आने वाले समय के लिए हिसाब से देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में ये 1-1 मीटर सफिशिएंट है। और जो सीधा लगाने का जो तरीका है वो 40 डिग्री में कम से कम हो, तिरछा हो, झुकी हो, जिससे कि उसमें स्प्राउटिंग जो है सीधे तरीके से आती जाएंगी। किसान भाइयों, नेपियर घास की फसल से हरे चारे का अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना तो जरूरी होता ही है, साथ ही साथ फसल की सिंचाई और सही समय पर चारे की कटाई पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए आप इन कार्यों को करते समय सावधानी रखें। देखिए किसान भाइयों, अब बात आती है कि जल प्रबंधन। इसमें जल प्रबंधन कैसे करें? जल प्रबंधन के लिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जल प्रबंधन यदि वर्षा नहीं होती है, सिंचाई आपको उसको थोड़ा सा नमी बनाए रखते हुए, ध्यान में रखते हुए यदि करते हैं तो ये अच्छा होगा। और इसकी कटाई जो है हर 3-3 महीने में कटाई करते रहना चाहिए, तो इससे कम से कम प्रोडक्शन 200 से 400 कुंटल उपज आपको निश्चित तौर पर मिलना तय है। तो किसान भाइयों कि जो मैंने इस प्रकार से जो बात बताई है उसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकली उसको अपने अपनाया है, इससे आपको एक अतिरिक्त आय का जरिया ये निश्चित तौर पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव जयसिंहपुरा, जिला जयपुर के किसान राम रतन ने। आप ड्रोन का खेती में महत्व और उसके उपयोग पर जानकारी चाहते हैं, तो राम रतन जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह है अंश। ये जो कृषि ड्रोन परियोजना है जो ICR के एक्सटेंशन विंग के द्वारा लागू किया गया है, जिसके तहत हर एक इंस्टीट्यूट जो ICR का इंस्टीट्यूट है उसको मिनिमम 1 ड्रोन और बड़े इंस्टीट्यूट को 2 से 3 ड्रोन दिया गया है। दुनिया भर में कृषि कार्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है। भारत में भी सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है ताकि बेहतर उपज के साथ साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो। कृषि ड्रोन खेती के आधुनिक उपकरणों में से एक है जिसके इस्तेमाल से किसानों को काफी मदद मिल सकती है। इसका मेन कार्य ये है कि हमें इस तकनीक को दिखाना है किसानों को कि कैसे इफिशिएंट तरीके से कि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी कॉन्टेक्टलेस स्प्रेइंग करते हैं, जिसमें किसान काफ़ी दूर रहता है केमिकल जब स्प्रे होता है। इसका एडवांटेज ये है कि जब कॉन्टेक्टलेस स्प्रेइंग करते हैं तो किसान किसी प्रकार के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या जो भी रसायन है उससे प्रभावित नहीं होता है, उससे दूर रहता है। ये
स्मॉल कैटेगरी में है, जिसमें मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 25 kg होता है, 25 kg से कम। तो इस ड्रोन में 6 कॉप्टर्स है, हेक्साकॉप्टर है आप देखेंगे, और 4 हमारी स्प्रेइंग नोजल्स है फ्लैट टाइप का, और ये एक दूसरे को 80% ओवरलैप करता है। आप देखेंगे कि ये एक के पीछे एक है, तो कंप्लीट ओवरलैप नहीं है, लेकिन स्टैगर्ड वे में एक स्वैथ लेता है 2 मीटर के आसपास का। इसमें केमिकल चूँकि इफ़िशियंटली कवर कर रहा है, तो हमारा केमिकल बहुत कम यूज़ होता है। एक तो ये बेनिफिट है कि इनपुट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो वन ऑफ द वे एक जो युक्ति है वो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी हो सकता है। इसमें जैसा आपको बताएं कि ये जो टैंक है ये 10 लीटर का है, 10 लीटर कैपेसिटी का है, और इसमें 2 कोलिजन अवॉइडेंस बोलते हैं, मतलब कि अगर कोई पेड़ या कोई ऑब्स्टेकल आता है, जैसे जब हम फ्लाई कर रहे थे तो जो पेड़ था, ये पोल था, तो अपने आप बोला कि देयर इज ऑब्स्टेकल, वो एक वार्निंग देता है। तो ये दोनों आगे पीछे रडार है, और ये जो ड्रोन है इसका लागत 10 लाख रुपए है। वो ड्रोन का जो लागत है वो भी सरकार सेंट्रल फंड के तहत दिया है। तो हम यहाँ जो किसान हैं उनके यहाँ फ्री निःशुल्क डेमोस्ट्रेशन देते हैं और उनको तकनीकी के बारे में बताते हैं, जो टेक्नोलॉजी है कि आपको प्रिवेंशन क्या रखना है, कब हम जो फ्लाई करते हैं तो हमारा रूल्स क्या होना चाहिए, हमारा सावधानियाँ क्या होना चाहिए, वो सारे चीज़ों को हम बताते हैं, इसके नो हाउ को बताते हैं। जैसा आप देखेंगे कि इसको जो कंट्रोल करते हैं तो हम नीचे से एक रिमोट कंट्रोल GCS होता है, ग्राउंड कंट्रोल का एक रिमोट रहता है, जिससे हम ये फिक्स कर सकते हैं कि हमारा स्प्रेइंग कितना करना है, स्प्रे का रेट कितना रखना है। और ये ड्रोन है वो कम से कम 25 मिनट का मैक्सिमम पेलोड के साथ इसका फ्लाई रहता है, 18 से 25 मिनट के बीच में, और विदाउट पेलोड करीब 25 मिनट के आसपास ये फ्लाई करता है, 25 से 30 मिनट के आसपास। साथ ही जिन क्षेत्रों में मजदूरों की समस्या रहती है, वह ड्रोन उनकी कमी को काफी कम खर्चे में दूर कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सही समय पर खेतों में कीट प्रबंधन किया जा सकेगा। ड्रोन कई प्रकार के सेंसर से लैस होता है। इसके लिए इसका खेती बाड़ी क्षेत्र में इस्तेमाल करने से कई फायदे हैं, जैसे यदि बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो रही है तो ड्रोन की मदद से निगरानी में मदद मिल सकती है। उन क्षेत्रों में पहचान कर सकते हैं जो बहुत शुष्क है। इससे किसान को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई में सहायता मिल सकती है। ड्रोन सर्वेक्षण से फसलों की जल ग्रहण क्षमता, जल रिसाव, फसलों में कीट और बीमारियों का प्रकोप, फसलों का डाटा रखने में सहायता, मृदा विश्लेषण सहित कई कार्यों में सहायता मिलती है। ये भी है कि हम ड्रोन तकनीकी के जो अच्छाइयाँ हैं, जैसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, उसको भी बता रहे हैं, जो लिमिटेशंस है किसानों को वो भी बता रहे हैं। तो हम अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो आपको बताएं कि इनपुट जो केमिकल है जो हम एप्लीकेशन करते हैं वो कम क्वांटिटी में इनडायरेक्टली जितने भी केमिकल है या जो भी इनपुट्स है, केमिकल हुआ, फर्टिलाइजर हुआ या कुछ भी जो अप्लाई करते हैं, वो उसकी लागत होता है, वो पैसा से जुड़ा हुआ है। तो केमिकल पेस्टिसाइड जो है, जो केमिकल होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो अगर हम ऑप्टिमल यूज कर सकते हैं इस ड्रोन तकनीकी से, दूसरे मेथड से भी करते हैं, जैसे ट्रैक्टर माउंटेड सेंसर से भी करते हैं। इसमें क्या है कि एक कॉन्टेक्टलेस टेक्निक है, वो उसमें हमारा इनपुट ऑप्टिमाइज होता है, ओवर स्प्रे नहीं करते हैं। तो अगर कोई युवा अगर इस प्रकल्प को लेना चाहता है एज ए स्टार्टअप, या FPO के तहत अगर कोई FPO भी इसको लेना चाहता है, तो वहाँ भी जो ड्रोन पायलट हैं उनको एक रोजगार मिलेगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।